हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी इजी कोड। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इमरजेंसी प्रोविज़न की बात करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है, आप बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट करिए जिससे हमें बनाने में ईजी हो और मैं पूरी कोशिश करूँगी एज अर्ली एज पॉसिबल वो टॉपिक आप तक पहुँचाया जाए। ठीक, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम इमरजेंसी प्रोविज़न के बारे में बात करेंगे। ऐसा बात करेंगे जिससे आपका क्विक और इजी रिवीजन हो सके। तो इमरजेंसी प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ दिया हुआ? पार्ट 18 आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक दिया हुआ। ठीक, इमरजेंसी प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि हमें पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें बोरोड हैं, मतलब कि अलग अलग कंट्रीज से ली गई हैं। तो इमरजेंसी प्रोविजन कहाँ से लिया गया है? वेमिनार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन, जर्मनी का जो वेमिनार कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से इमरजेंसी प्रोविजन लिया गया। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने तरीके की इमरजेंसी दी गई है? ये देखिए, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल जिसको स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं, और थर्ड है फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में है, प्रेसिडेंट रूल 356 में और फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 में। चलिए आगे एक एक करके देख लेते हैं। इस पीपीटी से आपको इजी ये होगा कि आप तीनों इमरजेंसी साथ में पढ़ लेंगे और एक दूसरे को रिलेट करके आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो देखते हैं पहले क्लासिफिकेशन किस किस बेसिस पे है। सबसे पहले ये देखिए, यहाँ से आर्टिकल हमें पता है 352 में नेशनल इमरजेंसी है, 356 में प्रेसिडेंट रूल है और 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक, अब किस किस ग्राउंड पे तीनों इमरजेंसीज लगती हैं एक एक करके देखते हैं। नेशनल इमरजेंसी किस ग्राउंड पे लगती है? ये डायरेक्ट क्वेश्चन गाइस, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि नेशनल इमरजेंसी के लिए क्या क्या ग्राउंड होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको सिर्फ रिविजन करना रहेगा। तो नेशनल इमरजेंसी के लिए ग्राउंड क्या क्या है? पहला है वॉर, दूसरा एक्सटर्नल एग्रेशन और थर्ड क्या है? आर्म्ड रिबेलियन। ठीक, प्रेसिडेंट रूल होने के लिए क्या ग्राउंड होना चाहिए? फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें दी हुई हैं अगर उसका उल्लंघन होता है, उसको फेल्योर होता है, तो उस जगह पे प्रेसिडेंट रूल लगता है। ठीक है, और अगर फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी है तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाएगी। ऐसा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया हुआ है। ठीक है, हमें पता है कि इमरजेंसी लगाने के लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है। तो तीनों इमरजेंसी में कैसे कैसे अप्रूवल्स होते हैं ये देखते हैं। नेशनल इमरजेंसी लगाने के लिए क्या होगा? स्पेशल मेजॉरिटी का अप्रूवल चाहिए, वो भी दोनों हाउसेज से। ठीक है, बोथ हाउसेज, अप्रूवल बाय बोथ हाउसेज बाय स्पेशल मेजॉरिटी विद इन 1 मंथ ऑफ इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन। मतलब कि नेशनल इमरजेंसी के अप्रूवल के लिए क्या होगा? जब ये प्रोक्लेमेशन दिया गया है उसके 1 महीने के अंदर दोनों हाउसेज के स्पेशल मेजॉरिटी का अप्रूवल चाहिए। ठीक, प्रेसिडेंट रूल के लिए भी सेम कंडीशन है, बस जो टाइम पीरियड है वो 2 मंथ कर दिया गया, मतलब दोनों हाउसेज की स्पेशल मेजॉरिटी का अप्रूवल चाहिए, बट जो प्रोक्लेमेशन जब इशू हुआ है उसके 2 महीने के अंदर। ठीक है, और सेम चीज़ फाइनेंशियल इमरजेंसी में। अब यहाँ से देखिए आप रिलेट कर पा रहे हैं कि ठीक है, पार्लियामेंट्री अप्रूवल तीनों के लिए चाहिए, दोनों हाउसेज के स्पेशल मेजॉरिटी का ही अप्रूवल, लेकिन टाइम लिमिट अलग अलग है। जैसे कि नेशनल इमरजेंसी को 1 महीने के अंदर जो इशू है उसके प्रोक्लेमेशन के 1 महीने के अंदर अप्रूवल देना होगा, और प्रेसिडेंट और फाइनेंशियल इमरजेंसी के 2 महीने के अंदर। ठीक, अब जो प्रोक्लेमेशन है उसको रिवोक कौन करेगा? नेशनल इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन प्रेसिडेंट रिवोक कर सकते हैं, या फिर अगर लोकसभा में कोई रिजोल्यूशन पास हो गया है कि नेशनल इमरजेंसी को हटाई जाए तब। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल रूल का रिवोकेशन प्रेसिडेंट करेंगे। ठीक, अब इंडिया में नेशनल इमरजेंसी कितनी बार लगी और कब कब लगी है ये देखिए। 1962 में, 1971 में और 1975 में, मतलब कि इंडिया में 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगी है। और प्रेसिडेंट रूल अब तक 115 से ज़्यादा बार प्रेसिडेंट रूल लग चुका है। पहली बार कहाँ लगा था? पंजाब में, ये याद रखिएगा। और आज तक इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। ठीक, अब हम ये देखते हैं कि क्या नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल रूल के अगेंस्ट जुडिशियल रिव्यू हो सकता है? तो देखिए यहाँ पे मेंशन है ना, अलाउड है, अलाउड है, अलाउड। हाँ, तीनों के अगेंस्ट, मतलब कि नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी के अगेंस्ट जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। तो आई होप इस चार्ट से आपका क्लियर होगा। बहुत लिमिटेड पॉइंट है, ग्राउंड ऑफ डिक्लेरेशन, पार्लियामेंट्री अप्रूवल, रिवोकेशन, इंप्लीमेंटेशन, जुडिशियल रिव्यू और आर्टिकल। ठीक, आगे देखते हैं। कुछ पॉइंट्स और हैं, जैसे कि अगर जब नेशनल इमरजेंसी लगता है तो उसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसका क्या इफेक्ट होता है, ये देख लेते हैं। सबसे पहला तो हमें पता है इंडिया क्या है? फेडरल कैरेक्टर, फेडरल विथ यूनिटरी। तो जब इमरजेंसी लगता है तो ये फेडरल कैरेक्टर कंप्लीटली खत्म हो जाता है और यूनिटरी कैरेक्टर स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि सब कुछ पार्लियामेंट के हाथ में आ जाता है। ठीक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस टाइम पे डायरेक्शन इशू कर सकती है किसको? स्टेट को। किस लिए? अपने एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। ठीक,
लोकसभा का टेन्योर बढ़ाया जा सकता है अगर नेशनल इमरजेंसी लगा, कितना, एक बार में 1 साल से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता, ठीक। प्रेसिडेंट इज empowered टू ऑल्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज बिटवीन यूनियन एंड स्टेट ड्यूरिंग एमरजेंसी। एमरजेंसी के टाइम पे जो रिसोर्स, देखो जनरली जो रिसोर्सेज दिया जाता है यूनियन और स्टेट में, तो इमरजेंसी के टाइम पे जो प्रेसिडेंट है वो क्या कर सकते हैं, ये जो जितना जितना रिसोर्सेज दिया जाता था उसमें पूरे तरीके से चेंजेस कर सकते हैं। मतलब कि वो पर्टिकुलर एरिया प्रेसिडेंट के अंडर आ जाता है, प्रेसिडेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में आ जाता है, ठीक है। फिर अंडर आर्टिकल 9 फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड इमीडिएटली एंड रिमेन रेस्ट्रिक्टेड अंटिल द कंक्लूजन ऑफ द इमरजेंसी। जैसे ही इमरजेंसी लगता है फंडामेंटल राइट क्या होता है, सस्पेंड कर दिए जाते हैं, ठीक, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब आर्टिकल 358 क्या कहता है, फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 आर ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड इन अ नेशनल इमरजेंसी। सेम चीज़ है कि ये किसके अंडर में कहा गया, 358 के, कि जैसे ही इमरजेंसी लगेगा तो जो आर्टिकल 19 के फंडामेंटल राइट्स हैं उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा। ऐसे सारे राइट्स सस्पेंडेड नहीं होते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब कौन कौन से राइट सस्पेंडेड होते हैं, कौन कौन से राइट सस्पेंडेड नहीं होते हैं, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक। तो ये चीज़ें समझ में आई कि मेनली यही है कि फेडरल फॉर्म जो होता है यूनिटरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, सारा पार्लियामेंट के अंडर प्रेसिडेंट के कंट्रोल में, डायरेक्ट कंट्रोल में आ जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।